मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का 4th चैप्टर संश्लेषण रेशे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आदिकाल में मनुष्य नंगा रहता था। प्राचीन समय में जब लोगों के पास कपड़े नहीं थे तो वो नंगा रहा करते थे और अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तियों या फिर वृक्ष की छाल का यूज करते थे। लेकिन आज मनुष्य विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनता आ रहा है। सबसे पहले जब मनुष्य ने खद्दर के वस्त्रों का प्रयोग किया तो खद्दर के कपड़े पुरुष सूती धोतियां और साड़ी महिला पहनती थी। जैसे सभ्यता का विकास हुआ, भारतीय लोगों ने दूसरी सभ्यता को अपनाना शुरू किया। उसी प्रकार की पोशाक पहननी शुरू कर दी। कपड़े धागों से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के घर में काम आने वाली वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। रेशों को प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त, जैसे कि हमें सूत, ठीक है, और जूट आदि, ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक है। और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो कृत्रिम कहलाते हैं। हम ऋतु के अनुसार वस्त्र का चयन करना सीख चुके हैं। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं, क्योंकि मानव द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए इनको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे धागों को जोड़कर बुनकरों द्वारा कपड़ा बुना जाता है और उससे कई प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। नंबर 1, रेयन। रेशम का कीट रेशम प्रदान करता है। सबसे पहले चीन में रेशम के रेशे तैयार करके वस्त्र बनाए गए। ये वस्त्र बहुत महंगे होते हैं, परंतु ये बहुत सुंदर और सजे हुए लगते हैं। इनकी सजावट से नए नए प्रकार के कपड़े मनुष्य के मन को मोह लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयन या कृत्रिम रेशा कहलाता है। ये प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से तैयार किया जाता है। यह एक सस्ता रेशम होता है तथा इसे रेशम की रेशों के समान बुना जा सकता है। यदि हम इसे कपास के साथ मिलाकर बुने तो ये काफी मजबूत बनते हैं। इस प्रकार इनके प्रयोग से हम बिस्तर, चादर, गलीचा, कालीन आदि बनाते हैं। नायलॉन। नायलॉन एक मानव द्वारा निर्मित रेशा है। सन 1931 में प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जंतु से प्राप्त करके बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का और चमकदार था। इसे धोने में आसानी रहती थी। जरा सी चिंगारी से जला देती थी, लेकिन यह खतरनाक कपड़ा साबित हुआ। नायलॉन से जुराबे, रस्से, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और पहाड़ों की चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाने में भी किया जाता है। नंबर 3, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। धोने में आसानी भी रहती है। ये कपड़े जल्दी ही सूख जाती है। ये अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं और आपको भी जल्दी नहीं पकड़ते। पॉलिएस्टर से साड़ियाँ, कमीजें, पेंट आदि बनाई जाती है। इनका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म और बॉक्सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल व कंबल का उपयोग भी करते हैं। इनमें से बहुत से तो वास्तव में प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, मतलब ऊन के जैसे दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषण से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफी महंगी पड़ती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं सस्ती होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं, जिससे यह प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। प्लास्टिक एक हल्की और सस्ती धातु है। यह अधिक टिकाऊ नहीं होती है। आपने देखा होगा, ये ऊपर से गिरा देते तो टूट जाती है, ठीक है, या फिर आपके पास रख दो तो वो मेल्ट होने लगती है, ठीक है, क्योंकि इसके टूटने और पिघलने का भय बना रहता है। इसका उपयोग करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक मीन्स वे कार्बनिक यौगिक जो अनेक अणुओं से मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। सभी प्लास्टिक इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती। कुछ रेखीय होती है और कुछ तर्कबद्ध होती हैं। प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, रंग बिरंगी प्लास्टिक से खेल खिलौने, साज सज्जा की सामग्री बनाई जाती है। आजकल पॉलीथीन प्लास्टिक का एक ऐसा उदाहरण है जो सामान्य रूप से हर ठेले वाले के पास वस्तुओं को बेचने और खरीदने में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक से कुर्सियां, बाल्टियां, ग्लास आदि बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तु सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, किंतु प्लास्टिक को गर्म करें तो वो विकृत हो जाती है, मतलब उसकी आकृति खराब हो जाती है और उसका आकार बदल जाता है। थर्मोप्लास्टिक इस प्रकार का उदाहरण जिसका प्रयोग आजकल अधिक मात्रा में किया जाता है। बैकेलाइट और मेलेमाइन ऊष्मा और विद्युत के कुछ चालक है। मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग
प्रतिरोधक है। इसमें सभी प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन और बर्तन के हैंडल और कपड़े बनाने में किया जाता है, क्योंकि मेलेमाइन आग का प्रतिरोधक है। प्लास्टिक अथवा बहुलक के मुख्य प्रकार। प्लास्टिक मुख्य दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्ट और थर्मोसाइट। थर्मोप्लास्ट वे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर द्रवित हो जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं, और ठंडा करने पर अपने गुणधर्म पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार थर्मोप्लास्ट को बार बार पिघलाकर कई आकारों में बदला जा सकता है, जैसे पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि। थर्मोसाइट्स वे पदार्थ होते हैं जिन्हें एक बार बनाने के पश्चात पिघलाया नहीं जा सकता, मतलब जो एक बार बन गया तो बन गया, उसे हम पिघला नहीं सकते। बेकेलाइट इसी प्रकार की प्लास्टिक का उदाहरण है। कुछ अन्य प्रकार की प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीराइन, एक्राइलिक, परस्पेक्स, टेफ्लॉन या पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, बेकेलाइट। नंबर 1, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज का खाद्य सामग्री, सूखे मेवे, तरल पदार्थ का संचयन प्लास्टिक पात्र में सबसे सुविधाजनक होता है। बाजारों में घी, तेल, अचार, मेवे आदि के लिए सीलबंद प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, जिसमें दुकानदार वस्तुओं को पैक करके बेचते हैं। इनमें रखी हुई वस्तुओं में कसैली नहीं होती और लंबे समय तक सही रहती है, देखने में भी आकर्षक लगती है। प्लास्टिक का उपयोग केवल बर्तनों में नहीं होता, बल्कि इनका उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। कारों तथा बसों में प्लास्टिक के ऐसे सुंदर शीशे लगाए जाते हैं जो वास्तव में कांच के शीशे के समान दिखाई देते हैं। ये प्लास्टिक महंगी और उत्तम किस्म की होती है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। आज बहुत से समय पहले उपयोग में आने वाली धातु की बनी बाल्टियां बहुत भारी होती थी, क्योंकि प्लास्टिक का प्रचलन नहीं था। लोग लोहे की बाल्टी लाते थे, खाने पीने के लिए पीतल की बाल्टी, पीतल के बर्तन का प्रयोग में लाते थे। आज की बाल्टी, मग, टब आदि प्लास्टिक के बने होते हैं। लोग अधिक से अधिक इन्हें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है। इससे इस्तेमाल करके कम स्थान पर भी रखा जा सकता है। अच्छे और उत्तम किस्म की प्लास्टिक अधिक टिकाऊ होती है। प्लास्टिक बहुत हल्की, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों में ढाली जा सकती है। प्लास्टिक सामान्य धातु की अपेक्षा सस्ती होती है। यह उपयोगी और घरेलू कार्य में दिन प्रतिदिन उपयोग में बढ़ती जा रही है और चिरस्थायी भी कही जाती है। नंबर 3, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुएं भारी होती हैं और बरसात का पानी जब लोहे पर गिरता है तो लोहे में जंग लग जाती है और नमी आ जाती है। धीरे धीरे कमजोर होकर ये बेकार हो जाती है। लोहे के विपरीत प्लास्टिक हल्की और टिकाऊ भी है। इस पर पानी या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह खुले स्थान पर पड़ी रहे तो इस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये सस्ती भी होती है। प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है। तांबे के तार पर प्लास्टिक का आवरण होता है जो विद्युत को आसानी से बाहर निकलने देता है। इससे विद्युत का प्रवाह अंदर ही अंदर हो जाता है। खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे में प्लास्टिक के बने होते हैं जो आसानी से गर्म नहीं होते, उन पर ऊष्मा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्लास्टिक और पर्यावरण। दुकानदार वस्तुओं का आयात निर्यात करती है। आयात निर्यात मीन्स आयात का मतलब बाहर से मंगाना, निर्यात का मतलब अपनी देश में बनी हुई चीजों को बाहर भेजना। ठीक है, तो आयात निर्यात करते हैं। पॉलिथीन में लपेट कर वस्तुओं को बेचते हैं। हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा एकत्र होता रहता है। हम पॉलिथीन की थैली इस्तेमाल करके दौर दौर फेंक देते हैं। यह बरसात के पानी में नालियों और नालों में एकत्र हो जाती है। ये पानी के बहने में रुकावट डालती है। आपने देखा होगा कि आजकल हम पॉलिथीन को यूज करके ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो नाले के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, पानी भरने लगता है, जिससे वातावरण गंदा हो जाता है। इस प्रकार पर्यावरण दूषित हो जाता है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहलाता है। इसके विपरीत पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विकसित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। प्लास्टिक अपघटित होने के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करती है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और उनसे बीमारियां भी फैलती हैं। जहां तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। कपास व जूट से बने थैलों का उपयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों को अलग अलग एकत्र कीजिए और उनका निस्तारण कीजिए। निस्तारण मतलब उन्हें मुक्त करना। आई होप आपको चैप्टर 6 समझ में आया होगा। अब आप इस चैप्टर को स्वयं द्वारा रीड करेंगे। थैंक यू।